हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रतिभा स्टूडियो में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20। दोस्तों ये आपका 20वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों ये आपका बाल विकास का है। इसमें आपको 30 प्रश्न आज मिलने वाले हैं और 30 में से आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपका 30 में से 25 क्वेश्चन दोस्तों सही होता है, इसका मतलब कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। दोस्तों आप लोग 30 क्वेश्चंस सॉल्व करिए और फिर आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं। ओके दोस्तों हम लोग यहाँ पर अधिक बात न करते हुए चलते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब यहाँ हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, जन्म से पूर्व की अवधि, या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर मध्यावस्था। अगर बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3 यानी आपका मध्य अवस्था। ओके दोस्तों, मध्य बाल्यावस्था आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका होगा नंबर 3 सही हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंज कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि लॉरेंज कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था कौन सी है, ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ओके दोस्तों, इसमें आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक ध्यान देता है, यह किसका एग्जाम्पल है। यह दोस्तों पक्षपात का एग्जाम्पल है। दोस्तों ये हो जाएगा आपका जेंडर पक्षपात यानी आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम आपको बता दें कि किसी को भी कभी भी महिला पुरुष दोस्तों लड़की लड़का में कभी भी कोई पक्षपात ना रखें, दोनों को बराबर सम्मान दें। चौथा आपका है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली होगी। यहाँ पे आपको 4 विकल्प मिल रहे हैं। आपको इन चारों में से बताना है आखिर कौन सी पद्धति सबसे प्रभावशाली हो जाएगी। दोस्तों अगर बात करें पद्धति की तो इसमें आपका जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना। जितना दोस्तों देखिए खेल समूह से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, बैठने की व्यवस्था से कुछ नहीं होने वाला है, और विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व, इससे भी आपका कुछ नहीं होगा। दोस्तों आपको बातचीत करना होगा, आपको जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना होगा, तभी चर्चा करने से ही उसका हल निकल जाएगा। चौथे का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन है। 5वां आपका है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया है। दोस्तों अगर बात करें 5वें की आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा वाइगोत्स्की जी। वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक और संस्कृत विषय वस्तु को प्रभाव को महत्व दिया है। ओके तो जहाँ पर भी आपको दिख जाए वाइगोत्स्की महोदय, हमने आपको बताया था पहले ही कि जहाँ पे आपको वाइगोत्स्की जी दिख जाए वहाँ पे आपको सामाजिक जरूर मिलेगा, और वहाँ पे आपको सामाजिक और संस्कृति आपका दोनों ही सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जिंक्सा पहेली को करते हुए 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, काले रंग वाला। दोस्तों यानी आपका अंदर दोस्तों,
इसमें दोस्तों आपका अंतर देखिए, गहरे रंग वाला जिसमें जिससे यह जूता पूरा बन जाता है दोस्तों, जूता पूरा बन जाएगा। इसमें दोस्तों आपको अंतर देखने को मिल रहा है ना, यानी दोस्तों आपका 6ठवें का हो जाएगा ए। दोस्तों ये दोनों बैठ के यहाँ पर व्यक्तिगत वार्ता कर रही हैं। ओके दोस्तों, व्यक्तिगत वार्ता कर रही हैं। नीला टुकड़ा कहाँ है, ये नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला। दोस्तों ये आपका हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता में, यानी आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। 6ठवें के आपका पहला सही होगा। अब यहाँ हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन से, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। 7वें की बात करें तो 7वें में आपका चौथा दोस्तों, यानी आपका ढांचा दोस्तों, पाठ सहयोग करना। ओके दोस्तों, सहयोग करना यह आपका ढांचा के अंतर्गत आएगा। 7वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन से, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संख्यात्मक अवस्था को विशेषित करता है। 8वें की बात करें आंसर की तो 8वें में आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, संरक्षण कक्षा समावेशन। ठीक है, 8वें का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं दोस्तों, एक मिनट चलिए, 9वां देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 9वां आपका है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। दोस्तों 9वें की बात करें हो जाएगा आपका स्कीमा। स्कीमा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में दोस्तों आपका नंबर 2 हो जाएगा। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। दोस्तों अगर हमें किसी भी बच्चे के कमियों को दूर करना होगा दोस्तों, पहले हमें उनके कमियों को जानना होगा। उनके कमियों को हम जानेंगे कैसे, आकलन से, मूल्यांकन से। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। अब यहाँ पर बुद्धि के बारे में आपको बताना है। दोस्तों बुद्धि बहुआयामी होती है। ठीक है, बुद्धि दोस्तों आपका बहुआयामी होता है, या हर किसी को पता है। दोस्तों अगर जहाँ पर भी आपको बुद्धि मिल जाए, अगर वहाँ पर आपको आंसर में बहुआयामी ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख जाए तो आपका वही सही होगा, यानी आपका बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है। 11वें का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम 12वां क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। 12वें की बात करें तो 12वें में आपका पहला बिल्कुल सही होगा। इसमें आपका होगा सृजनात्मक विचारक। 12वां आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन है। 13वां आपका होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह में संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में यह शिक्षक को क्या करना चाहिए। दोस्तों एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, अगर बात करें आंसर की दोस्तों, हम यहाँ पर 13वें क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से समझाते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। 13वें की बात करें तो 13वें में आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीकों को ढूंढना चाहिए। अगर दोस्तों मान लो आप कोई भी काम बच्चों से करवा रहे हो, अगर उसमें बच्चों का मन नहीं लग रहा है तो कोई नया तरीका ढूंढिए ताकि उस आपके नए तरीके से बच्चे आपके दिए हुए कामों को कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक
को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए दोस्तों, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। 14वें की बात करें आंसर की दोस्तों, सक्रिय रूप से तैयार। दोस्तों आपका इसमें नंबर 3, दोस्तों एक मिनट, इसमें आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। यानी आपका 14वें का नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन से, पठन वैफल्य बच्चों के प्रारंभिक लक्षण क्या हैं। दोस्तों प्राथमिक लक्षण क्या है, ठीक है, बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। अगर बात करें 15वें की आंसर की, धारा प्रभाव पढ़ने में अक्षमता, धारा प्रभाव पढ़ने में अक्षमता आपका जाएगा। 15वें में आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम चाहते हैं कि यहाँ पर आप लोग कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को टेस्ट करिए, इसीलिए हम यहाँ पर बस केवल आपके प्रश्नों और उत्तर पर बात करने वाले हैं। और हम यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों आप ये चीज़ें पढ़ चुके हो पहले ही, आप लोग ये चीज़ें पढ़ चुके हो, इसलिए हम यहाँ बस केवल आपके प्रश्नों और उत्तर पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं 16वां क्वेश्चन से, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है। यानी आपका 16वें में आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिकार आधारित मानवतावादी प्रक्षेपण। ओके तो चलिए अब यहाँ देखते हैं 17वां क्वेश्चन से, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, दोस्तों अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोध, दोस्तों इसमें आपका होगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। यानी आपका 17वें का चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अगर बात करें 18वें की, 18वें में आपका जाएगा चौथा, दोस्तों चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को सुझाव देना चाहिए। 18वें का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 19वां क्वेश्चन की, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। 19वां में आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना चाहिए। ओके दोस्तों देखिए, जहाँ पर भी आपको दिख जाए बाल केंद्रित, वहाँ पे दोस्तों हर काम आपके बच्चों पे होगा। अगर तो आपको लिख जाए केवल, अन्यथा, याद करना, दोस्तों ये सब आपका नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं। 20वां आपका है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, दोस्तों संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी आपका इसमें नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 21 क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका होगा संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अगर बात करें 21वां की, तो 21वां में आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। 21वां का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 22वां। नेक्स्ट आपका है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। दोस्तों स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है, ये आपको बताना है। तो 22 में आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें तो आपका कोई दो राय नहीं है। अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। यानी आपका 22वां का आपका पहला सही हो जाएगा।
अब यहाँ देखते हैं हम 23 क्वेश्चन हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। 23 की बात करें तो 23 में आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। दोस्तों चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखें 24 में आपको जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। दोस्तों 24 की बात करें, इसमें आपका जाएगा दूसरा और तीसरा सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और आपका होगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन। दोस्तों इसमें आपका नंबर 2 और नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, यानी आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 25 की। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। 25वां की बात करें तो 25 में आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके एक शिक्षक बच्चों से जितना चर्चा करेगा उतना ही बच्चों के भावनाओं को, बच्चों के मन को जान पाएगा और उन्हीं के हिसाब से उन्हें आगे बढ़ा पाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 26 क्वेश्चंस को। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। 26 की बात करें दोस्तों तो 26 में आपका हो जाएगा चौथा, यानी बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, यानी आपका 26 का चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 27 क्वेश्चन हैं। 27 आपका है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। दोस्तों इसमें आपका जाएगा 27 में पहला, यानी शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों 27 का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 28 क्वेश्चंस की। 28 आपका है निम्नलिखित में से कौन सा विकास के सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से विकास के सिद्धांत नहीं है। तो अगर 28 की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। दोस्तों 28 का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बस आपका 2 क्वेश्चन और है। दोस्तों हमने अभी तक आपसे लाइक शेयर करने के लिए नहीं कहा और आप लोगों ने ना अभी तक लाइक किया ना अभी तक आप लोगों ने इसको शेयर भी किया है। अब यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन से, वैश्विक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। इसमें आपका जाएगा नंबर 2, यानी आपका दोस्तों इसमें आपको जाएगा नंबर 4। ठीक है, देखिए आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट आपका है 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी के उदाहरण है। दोस्तों जहाँ पर भी आपको जाए द्वितीय सामाजिकरण, दोस्तों वहाँ होगा आपका विद्यालय और मीडिया। ओके दोस्तों, विद्यालय और मीडिया आपके हो जाएंगे। तो हम लोगों ने आज यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखे हैं। अब आपको कमेंट करना है कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन से सही गए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।